इनको पार्टी ने वहाँ भेजा हिमाचल, वहाँ भी हरा के आ गए। इन्हें दिल्ली की कई सीटों पर उन्होंने दावा किया। दिल्ली की नगर निगम में कभी नहीं हारी थी भाजपा। ये इनकी बौखलाहट और दिमागी दिवालियापन का ये प्रतीक है कि ये हताशा में अनाप शनाप निर्णय कर रहे हैं। ये 2024 और ये जो नगर निगम चुनाव होने वाला है, इससे ये परेशान आ गए। आज जितना भी निजीकरण, सारी जितनी संस्थाएं बिक रही हैं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं फलाना नहीं झुकने दूंगा। अब क्या हो रहा है, सारी चीजें एक एक करके बिक रही हैं। क्योंकि अब इनका जाने का टाइम आ रहा मोदी जी का, 75 के हो जाएंगे ना, कौन टिकने देगा। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, जहां पर समाजवादी गठबंधन ने 2 सीटें जीती। एक तो लोकसभा जो मैनपुरी से समाजवादी परिवार की बहू डिंपल यादव सांसद बनी, तो वहीं खतौली उपचुनाव विधानसभा में मदन भैया ने जीत हासिल करी। मेरे साथ मुखिया गुजर जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इस जीत को कैसे देखते हैं और क्या ये जो उपचुनाव था ये एक सेमीफाइनल की तरह इसको विपक्ष देख रहा है 2024 के। सर, आपने सांसद की सीट जीत ली, उसके बाद खतौली विधानसभा में उपचुनाव हुआ, वो भी आपके पाले में आई। क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखो, मैनपुरी में तो नेताजी के 25 प्रति सच्ची श्रद्धांजलि सर्व समाज ने मिलकर वहाँ पर दी और एक ऐतिहासिक जीत 2,90,000 से लीड लेकर जीते हम लोग। तो उसके लिए मैं मैनपुरी के सर्व जातीय समाज को दिल की गहराइयों से और अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से और अपने छोटे नेताजी की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और खतौली में जो चुनाव हुआ है, यहाँ सीधा सीधा ये बदलाव का संकेत खतौली और मैनपुरी और यहाँ जो रामपुर का जो वहाँ जो जुल्म सितम ढाए गए वहाँ के लोगों पर, ये सीधा सीधा ये संकेत है कि अब बदलाव चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। और इन लोगों के पास कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई विकास का कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ अपनी सत्ता के घमंड में आकर और दमन और उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करके लोगों में भय का माहौल व्याप्त करके तब ये चुनाव की बैतरणी पार करने का सपना संजोए रखते हैं, जिसमें इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। तो ये बदलाव का संकेत है। अब इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ हमारे जो नगर निगम के चुनाव, निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, हम इसको भी जीतेगा हमारा गठबंधन और यहीं से ही हम सीधा प्रवेश कर जाएंगे देश की बड़ी पंचायत घर के संग्राम में। मुखिया जी, आप मैनपुरी में थे, हालांकि मैनपुरी एक ऐसी सीट थी जहां पर आपने कहा कि सच्ची श्रद्धांजलि वहां पर नेताजी को वहां के सर्व समाज ने, जनता ने दी। हालांकि वो सीट एक ऐसी थी जो रिजर्व सीट समाजवादी पार्टी की थी। लेकिन मदन भैया जो लोनी के रहने वाले हैं, खतौली चुनाव लड़ने गए। मैंने मदन भैया से भी ये सवाल किया था, मैंने उनका भी इंटरव्यू किया। जैसे ही मदन भैया खतौली की धरती पर चुनाव लड़ने उतरे, गठबंधन ने उनको उतारा, वहाँ पर नंदकिशोर गुर्जर जी पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपकी भी प्रतिक्रिया आने लगी, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जिन महाशय का आपने भी नाम लिया है, ये वैसे तो मेरा छोटा भाई है, हमारे परिवार का ही है, लेकिन मैं इसकी नीतियाँ, जब से ये नीतियों से विपरीत चला गया, सिद्धांत इसने टोटल बदल लिए, जब से मैं इसके खिलाफ हूँ। ये इनको पार्टी ने वहाँ भेजा हिमाचल, वहाँ भी हरा के आ गए। इन्हें दिल्ली की कई सीटों पर उन्होंने दावा किया। दिल्ली की नगर निगम में कभी नहीं हारी थी भाजपा, लेकिन ये महामानव जो ठाकरे साहब, ये यहाँ पर आए, यहाँ भी बुरी तरीके से हरा गए। फिर इनका प्रवेश होता है खतौली में। तो खतौली में जिस तरीके की नकारात्मकता इनकी बातें होती हैं, उसकी वजह से खतौली भी भाजपा हारी और हम लोग जीते। तो इनकी बात तो क्या करें, ये अपने परिवार का, मैं ज़्यादा वो बात, अब चूँकि वो संदर्भ में मैंने एक वीडियो डाली थी, अब वो संदर्भ ख़त्म हो गया, इसलिए मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। बस मैं इनकी उपलब्धिता बता दी मैंने। मदन भैया लोनी आए, लोनी एक दिन एक रात वो रुके,
अगले दिन सुबह 10 बजे वो लोनी से खतौली की जनता से मिलने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनको रास्ते में रोक दिया। हालांकि कल भी मैंने मदन भैया से बात करी, उन्होंने कहा ये टॉपिक अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसको कार्यकर्ता कैसे देख रहे हैं, इसको आप जैसे एक बड़े जो नेता हैं इस गठबंधन में, वो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि एक प्रत्याशी जिसको जनता ने चुना वो अपनी विधानसभा में मिलने जा रहा था, लेकिन उस प्रत्याशी को कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने यह हवाला देते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो सकती है, इसलिए आप मदन भैया खतौली नहीं जाएंगे। ये इनकी बौखलाहट और दिमागी दिवालियापन का ये प्रतीक है कि ये हताशा में अनाप शनाप निर्णय कर रहे हैं। ये 2024 और ये जो नगर निगम चुनाव होने वाला है, इससे ये परेशान आ गए हैं कि भाई इनसे कैसे पार पड़े, इसलिए उल जुलूल बातें करते चले आ रहे हैं और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, जिस प्रतिनिधि को निर्वाचित घोषित किया गया लोगों की जनता के द्वारा, और उस जनता का आभार व्यक्त करना एक नैतिक कर्तव्य बनता है, एक विजयी उम्मीदवार, विजयी प्रत्याशी का या विजयी विधायक का। तो वो अगर आभार व्यक्त करने के लिए जाने तो वहाँ से कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, वहाँ ट्रैफिक हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कितनी कमाल है। फिर इनकी व्यवस्था क्या है वहाँ, लॉ एंड ऑर्डर। भैया के समर्थक ज़्यादा उतर जाते हैं सड़कों पे, तो हो तो फिर ये लोकप्रियता है ना, फिर भाई लोकप्रियता है, इसलिए तो ये बौखला रहे हैं भाई। अगर समर्थक सड़कों पे उतर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे गठबंधन या हमारे मदन भैया के या हमारे माननीय अखिलेश जी और जयंत चौधरी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसी से ही हमारे कार्यकर्ताओं में अब और ज़्यादा आक्रोश है, और हमारे कार्यकर्ताओं में जितना आक्रोश बढ़ता है वही हमारी पूंजी होती है। क्या लगता है इन 2 सीटों को जीतने के बाद एक गठबंधन के कार्यकर्ताओं में, गठबंधन के नेताओं में क्या एक जोश नया पैदा हुआ है? 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है? 2024 की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। जोश इसलिए भी है कि बहुत दिन से हमारा जो ये समाज है ना, भोला भाला समाज है, ये जो खासकर हम जो हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम और हमारा जो पिछड़ा समाज है ना, किसान हैं, ये बेसिकली भोला समाज है। ग्रामीण परिवेश से हम लोग आते हैं, तो ये बड़ी जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। तो इनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल एजेंडा, मैं 14 साल रह के आया हूँ वहाँ, मैंने उनको अंदर तक जाना है। इन पर कोई कुछ नहीं है, सिर्फ धार्मिक और मजहबी और सामाजिक वैमनस्यता फैला करके समाज को विघटन के कगार पर ले जाकर और इस तरीके की दीवार खड़ी कर देते हैं कि लोग उद्वेलित हो जाते हैं, और वह हिंदू मुस्लिम। हमारा नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये शब्दों के साथ खिलवाड़ करना, शब्दों का जितना दोहन ये कर सकते हैं, इनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ये ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं। जब मैं बीजेपी में था तो जो ये बोलते थे तो मैं उसको डिक्शनरी में ढूंढता था कि यार इस शब्द का मतलब क्या है, ऐसी ऐसी भाषा, ठीक है ना। तो ये ढोंगी हैं। मैं कह रहा हूँ कि इनके जितना झूठा कोई नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लोग समझ रहे हैं। 750 लोग हमारे मारे गए हैं किसानों के, आपको पता। और सबसे बड़ी जो आज राष्ट्रवादी मेरी जाति बन रही है ना, ये जो गुजर राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी जो बने नए नए, इनको इतनी भी अकल नहीं है कि तुम्हारे 72 बेटे सड़कों पे मार दिए राजस्थान में, और वो आरक्षण आज तक भी नहीं मिल पाया। आज भी 9वीं अनुसूची में नहीं डाला भारतीय जनता पार्टी वालों ने केंद्र सरकार में। तो ये भूल जाते हैं। हमारे पूर्वज हुए जिन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया अखंड भारत में, सम्राट मीर भोज, उनके मुंह पे कालिक पोती गई। आप वहाँ पर गवाह थे। मैंने 14 वर्षों में उस पार्टी को छोड़ दिया, और जिन्होंने इशारे पर वो मूर्ति पर कालिक पुतवाई गई मुख्यमंत्री जी, उनके खिलाफ मैंने बोला। तो ये उसको फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ रह नहीं सकता अब, और मैंने अपने घर वापसी की। उसके बावजूद भी अपने बेटों का गला काट करके और भाजपा के लोग जिताए हमारी बरादरी ने। तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। मैंने बीए में पढ़ा था कि हमारा जो लोकतंत्र है ना, ये मूर्खों का भी तंत्र है। तो हमारा ये समाज जो भोले भाले, ये मूर्खों वाली हरकतें कर जाते हैं। इसलिए हम बिना मांगे जो समाज लोकतंत्र में वोट देगा उसका हश्र यही होगा। मैं और मदन भैया आमने सामने चुनाव लड़े, लेकिन मैंने वहाँ मैनपुरी होते हुए उसके बावजूद भी मैंने मदन भैया के लिए अपील की। तो ये बिरादरी में इतना ज़रूर है कि अगर चुनौती कोई दे दे
या सामने कहीं मान प्रतिष्ठा की बात आ जाए तो वहाँ मेरा समाज खड़ा हो जाता है फिर। तो इसलिए इनको बहकाया जा रहा। बोला अब इनके बड़े स्टार प्रचारक आए तो थे, 1 दर्जन स्टार प्रचारक बुलाए इन्होंने, वहाँ उन पर सब पे पथरा हुआ, गांव में घुसने नहीं दिया गया, भगा दिए। अब क्या हुआ? और हमारे साथ अब मैंने कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय छोटे नेताजी अखिलेश यादव जी कल मेरे आवास पर आए थे शोक प्रकट करने मेरी माता जी का, तो मैंने वहाँ पे बातें करी उनसे। तो वो अब हम लोगों का नेतृत्व उभारने की बात सोच रहे हैं। पहले हमारा समाज बदनाम कर दिया हमारे समाज के जयचंदों ने, जिसको राज्यसभा दी मेरी पार्टी ने, वो डर के मारे भाग गया, भाजपा ने डरा दिया। कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं पुलिस पीछे लग जाती है, कहीं कुछ लग जाता है जांच के नाम पर। अब वो बेगी बिल्ली उसको बना दिया। एक शेर और है पार्लियामेंट में जो समाज की बात उठाता, मलूक नागर, उसके यहाँ छापे, तो वो भाग गया सुरेंद्र नागर राज्यसभा लेके। जिसको एमएलसी बनाया, मिनिस्टर बनाया राम शकल, वो भाग गया धोखा देकर। ये भाटी जी बहुत बड़े वो बनते हैं, नरेंद्र भाटी, इनको मिनिस्टर बनाया, एमएलसी बनाया, जब चुनाव नहीं जीते वो भाग गए। और हमारे समाज में सबसे भले नेता है वीरेंद्र सिंह, जो 9 बार विधायक बने, मिनिस्टर बने, वो भी डरा दिए, जबकि बहुत भले इंसान है, उनका कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि जिसमें दिक्कत। तो एमएलसी यार, एमएलसी हमारी, चूंकि पहले हम बना चुके थे, वो छोड़ गए। एमएलसी इसलिए बनाया ना, जब मुंह पे काली पोती में सड़कों पे था, वो एमएलसी बना दिए, लेकिन वो भले हैं। तो मेरा मतलब धोखा दे करके सब भाग गए डर के मारे, क्योंकि ये लोग तो सीधा शिकंजा कसते हैं ना। मायावती किसकी कैद में आज? मायावती भाजपाइयों के घर में रह रही है। वहाँ मायावती भी 2 दिन पहले ट्वीट कर रही थी आपकी पार्टी के लिए। क्या वो ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं सांठ-गांठ हुई है, इसीलिए रामपुर हराया है। उसको इन चीज़ों का बड़ा अनुभव है, सांठ गांठ का, क्योंकि वो आजकल सांठ गांठ में। लेकिन आज क्यों नहीं पता उन्हें कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस दलित समाज में जन्म लिया और उन्होंने इस राष्ट्र का निर्माण किया, संविधान लिख के, उसमें दूसरा नेता पैदा कर दिया इस समाज ने। मायावती जी वो जो नोटों के कोठे भरे पड़े हैं ना इनके, उसकी चौकीदारी पे बैठी हैं यूँ, बस इनको हाथ मत लगाना है भाजपाइयों, बाकी तुम जो मर्जी लूट लो, समाज चाहे भाड़ में जाए। आज आरक्षण खत्म किया जा रहा। आज जितना भी निजीकरण, सारी जितनी संस्थाएं बिक रही हैं, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं फलाना नहीं झुकने दूंगा। अब क्या हो रहा है? सारी चीजें एक एक करके बिक रही हैं, क्योंकि अब इनका जाने का टाइम आ रहा है मोदी जी का। 75 के हो जाएंगे ना, कौन टिकने देगा। अच्छा एक बात बताइए, खतौली में चुनाव हो रहा था, राकेश टिकैत जी कहाँ थे? राकेश टिकैत जी का तो वो ही बताएंगे वो कहाँ थे, लेकिन की बात तो हुई होगी इसके बाद। मुझे राकेश टिकैत जी नजर क्यों नहीं आए वहाँ पे? किसी हमारे परिवार का बड़ा नाम है टिकैत, महात्मा टिकैत के परिवार में हम जन्मे हैं, और वो किसानों की आत्मा है, वो राजनीतिक लोग हैं, तो इसलिए शायद वो नहीं आए होंगे। मेरी तो खैर इस बारे में बात नहीं हुई, लेकिन हम सब एक हैं, पूरा किसान परिवार, हम सब एक है। चंद्रशेखर के आने से क्या आपकी गठबंधन को मजबूती मिली? चंद्रशेखर जी, मैंने अपने छोटे नेताजी को कहा था कि मैंने कहा आपने इन्हें गठबंधन का हिस्सा पहले बनाना चाहिए था, लेकिन आज कल मेरी बात हुई है तो वो सहमत हो रहे हैं। कह लगे ठीक है, कह लगे यार वो उल्टी सीधी मांगे शर्तें रखते हैं, इसलिए जो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने कहा इस तरीके की तमाम बिरादरियाँ जो दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम, ये मैंने कहा सबके ऊपर डंडा चल रहा है भाजपा का, तो मैंने कहा इनको गले लगाओ। समाजवादी का मतलब तो यही है कि भाई सब समाज, सारा जितने भी हैं सब उनको गले लगाओ जिनके साथ दिक्कत है। तो अब चंद्रशेखर जी को हमारे गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए। 2024 में क्या मुखिया गुर्जर किसी लोकसभा से नजर आएंगे चुनाव लड़ते? अब देखो, ये तो मेरी पार्टी जैसे करेगी। आज से 26 साल, जब मैं कुल 25 साल का था, तो मैंने जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़े 2-2 और बहुत अच्छा वोट लेकर के मैं दूसरे नंबर पर रहा दोनों बार, तो मेरा चुनाव लड़ने का नहीं, मैं सड़क से लेके संसद तक की लड़ाई लड़ता रहता हूँ। अगर पार्टी का आदेश होगा, अभी अचानक आदेश हुआ, वहाँ 1 लाख वोट लेके आ गया मैं 15 दिन में हसनपुर से 42 नंबर। अब लोकसभा कहीं कहेंगे
तो फिर मैं तो तैयार हूँ, और नहीं कहेंगे तो कुछ नहीं, मैं तो अपना झंडा लेके चलता रहूँगा अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी का। एक आखिरी सवाल आपसे मुखिया जी ये है, क्या तस्वीर 2024 की नज़र आ रही है इन जो इस उपचुनाव के बाद? क्या 2024 में अगर मैं गठबंधन का प्रत्याशी जानना चाहूँ, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा? क्योंकि हर बार राड इसी पर हो जाती है। देखो, मेरा कद इतना बड़ा नहीं है कि मैं अभी आपको ये बता दूं। ये पसंद तो कोई भाई ठीक है, नहीं, मेरी पसंद तो मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव, सारा विपक्ष मिलकर के, नौजवान भी है, युवा भी है, और बहुत साफ सुथरे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत इंटेलिजेंट, तेज तर्रार, और सबको गले लगाकर सबकी हमदर्दी करने वाले हैं। तो मेरे अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाओ, और पूरे देश के अंदर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज ये एक्सपोज होते हुए जा रहे हैं भाजपाई, जितने भी वादे करें कोई पूरा हुआ हो तो मुझे बताओ, लेकिन मीठे के चाशनी में ऐसे बोलेंगे शब्दों को कि लोग बस उसे शब्दों को चाटते रहेंगे इनके, और बस मिठाई उसकी वो देखते रहेंगे, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। इनके पूरे भाजपा कुणबा में अगर कोई एक लीडर है ईमानदार और सच्चा, जबकि मैं उनसे कभी मिला भी नहीं हूं, लेकिन एक नेता है, बाकी तो सब महा शब्दों के साथ खिलाड़ी हैं और महा झूठे, वो है नितिन गडकरी। आपकी मुलाकात नहीं हुई कभी? मैं कभी नहीं मिला उनसे। मिलना चाहेंगे क्या? नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले मुलाकात तो नहीं? अजय, मेरा कह रहा हूँ नितिन, मेरा किससे, मेरे नेता से बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। अखिलेश यादव से प्यारा लीडर जी। इनके यहाँ रहा मैं 14 साल। मेरे यहाँ इतने सुख दुख घटनाएं हुई, मेरा जवान भाई एक्सपायर हो गया, भाजपा का एक आदमी दुख प्रकट करने के लिए नहीं आया कभी। ऐसी कुछ और भी हुई, कभी पूछते भी नहीं थे। लेकिन मेरी माता जी, अभी उनका निधन हुआ, मेरा नेता चुनाव से फेरी होते ही आ गया ना मेरे घर कल। तो ये चीज़ें हमारे परिवार में जो जन्मा होगा ना, ये सिर्फ दिल से, जो दिमाग से दिल के तार जो जोड़ के चलेगा वो लोकप्रिय लीडर होता है। जो खाली दिमाग से काम लेना, वो ऊपर से ऊपर ही निकाल दे। दिमाग जो है वो चंचल होता है, मन जो है चंचल होता है। ये राजनीतिक हलकों में बड़ी खबर है कि क्या अखिलेश यादव जी की और आजम खान जी की बात बन नहीं पा रही, रामपुर क्यों हार गए? देखो, ये जो आपने सवाल करा ना, ये वह आप सब जगह जाते आते रहते हो, तो मैं लिख करके दे सकता हूँ कि ये आपको भाजपाइयों ने आपके दिमाग में बात डाली है ना। ये इन पे, मैं ये कह रहा हूँ, इन पे तोड़ फोड़ के अलावा कुछ और आता ही नहीं है। ये इनके बस की सीधा सीधा लड़ना नहीं है, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी के वो है ना ये उपासक, तो बाली बहुत बलशाली थे, तो बाली को कैसे वध किया था उन्होंने, उसकी आड़ में, पेड़ की आड़ में, खंबे की आड़ में। तो ये सीधे नहीं लड़ना जानते, ये इसी तरीके का दुष्प्रचार करते हैं। आजम खान साहब हमारे लीडर हैं, माननीय अखिलेश जी कहाँ कहाँ नहीं गए उनके लिए, लेकिन वो पूरे देश की राजनीति कर रहे हैं, तो समय उतना नहीं है। लेकिन ये जो क्यों हारे हम, वो सवाल है ना आपका। हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम मुस्लिम बहुल इलाका था, मुस्लिम प्रत्याशी था, हमारे ऊपर लाठी चला के देखे सारा समाज, पूरे देश का विद्रोह कर दूंगा। ऐसे ही वहाँ चूंकि मुस्लिम प्रत्याशी था, तो इनको डर नहीं लगता। ये जितना मुसलमान पर जुल्म ढाएंगे, जितना सितम ढाएंगे, उतना हिंदू वोट खुश होगा इनका, इनकी ये मान्यता है। मैं तो ये कह रहा हूँ, तुम इतने सच्चे हितैषी हो ना, तो एक ऑर्डिनेंस लेके आओ ना कि भाई हमारे यहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाला कोई रहेगा ही नहीं। लाओ ये प्रस्ताव तुम में, अगर सच्चे तुम हिंदुस्तानी हो, सच्चे राष्ट्रवादी हो। तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, इसका मतलब हिंदू के अलावा कोई और नहीं रहना चाहिए फिर तो यहाँ। तो लाओ ऑर्डिनेंस ला के दिखाओ ना, फिर देखो क्या ये भाई भाई के बीच में खाई पैदा करके और ये गृह युद्ध की स्थिति ला के खड़ी कर दी है भाजपा ने, इसलिए मैंने छोड़ा इनको। तो इनके बस का कभी आज तक जीते हैं वहाँ रामपुर, लेकिन वहाँ चूंकि जितनी मुस्लिम आबादी थी, वहाँ पर चप्पे चप्पे पे पुलिस किसी को निकलने दिया। 33%, ये कोई लोकतंत्र है? 33% का कहीं चुनाव होता तो रद्द हो जाना चाहिए। चुनाव आयोग अगर इनका कैंडिडेट नहीं होता ना, इनका प्रतिनिधि नहीं है, तो चुनाव आयोग को इतने कम वोट जहां पर पड़े हैं उसको तो भंग कर देना चाहिए, चुनाव को उसको निरस्त कर देना चाहिए। और उसकी वो करनी चाहिए कि भाई 50% से कम अगर मतदान होगा तो दोबारा चुनाव होगा। क्योंकि लोकतंत्र कहाँ रह गया 33% में। तो मुसलमानों को डराया धमकाया बुरी तरीके से, और उनका वोट परसेंटेज डाउन हो गया और अपना वोट इन्होंने डलवा लिया। सारी मशीनरी चुनाव आयोग इन्हीं की तो मशीनरी थी, पुलिस पूरा चुनाव तो पुलिस लड़ रही थी, वो हम हार गए, वरना हम तो तीनों जीत रहे थे।
यहाँ इनकी चल नहीं पाई, क्योंकि यहाँ हम लोग बैठे हैं ना लठैत। तो ये मुखिया गुजर जी से मेरी खास बातचीत थी, और जिस तरीके से 2 सीटों पर इस बार उपचुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करी है, उसे मुखिया गुजर जी का ये कहना है कि कार्यकर्ताओं में जोश है और 2024 से पहले एक बड़ी तस्वीर निकल कर आई है, और 2024 में जो तस्वीर निकल कर आएगी, हो सकता है कि 2024 में फेरबदल देखने को नजर आए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।